डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम लोग लाइफ साइंस में बांग्ला शिक्षा पोर्टल के द्वारा दी गई एक्टिविटी 2 में कुछ क्वेश्चन हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को एक्टिविटी कंप्लीट करने में सुविधा होगी। इसे आप हिंट्स की तरह यूज़ करेंगे और अपने एक्टिविटी को अच्छी तरह से तैयार करेंगे सुंदर सी हैंड राइटिंग में। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुल जाएगा तो आप अपनी एक्टिविटी को अपने सब्जेक्ट टीचर को जमा करेंगे और जब भी एक्टिविटी बनानी हो पेशेंसली बनाना है सुंदर हैंड राइटिंग में, ताकि सब्जेक्ट टीचर का देखते ही मन खुश हो जाए। और सभी सब्जेक्ट की एक्टिविटी अलग अलग कॉपीज़ में करनी है, सभी सब्जेक्ट टीचर को अलग अलग सबमिट करना है। तो मैंने सोचा बांग्ला शिक्षा की दी हुई लाइफ साइंस की सेकेंड एक्टिविटी को आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ, जिससे आप लोग इस एक्टिविटी को अभी घर में बैठे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं सुंदर सी हैंड राइटिंग में, और इससे आप लोगों को मदद भी मिल जाएगी। मैंने एक्टिविटी का सॉल्यूशन कर दिया है, आप लोग इसे समझकर अपनी एक्टिविटी को अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। एक बार इस एक्टिविटी को, सेकेंड एक्टिविटी को लाइफ साइंस की समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बांग्ला शिक्षा पोर्टल के द्वारा लाइफ साइंस की दी हुई एक्टिविटी 2 में कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की आकारीय रचना या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का चित्र बनाना है और निम्न भागों को अंकित करना है, लेबलिंग करना है। लेबल करके कौन कौन से भाग दिखाने हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की बाह्य रचना में। पहला भाग है क्रोमेटिड, दूसरा भाग है सेंट्रोमियर, तीसरा भाग है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन और चौथा भाग है टेलोमियर। तो ये है पहला क्वेश्चन, क्रोमोसोम की बाह्य संरचना का चित्र है ये। इसमें क्रोमोसोम के चारों तरफ आवरण दिखाई दे रहा है, इस आवरण को हम लोग पेलिकल कहते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर 2 परस्पर लिपटे हुए अक्षीय सूत्र होते हैं जिन्हें क्रोमैटिन या क्रोमाटिमाटा कहते हैं। ये क्रोमैटिन और क्रोमाटिमाटा धीरे धीरे छोटा मोटा और संघनित होकर के क्रोमैटिड बनाता है और 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़ करके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये पतली धागे के समान रचना क्रोमैटिन जो छोटा मोटा और संघनित हो जाता है कोशिका विभाजन के समय में, क्योंकि क्रोमैटिन बनता है न्यूक्लियोसोम और डीएनए से, क्रोमैटिन बनता है न्यूक्लियोसोम से और न्यूक्लियोसोम बनता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। न्यूक्लियोसोम बीड्स की तरह मोतियों की जैसी रचना है जो क्रोमैटिन पर थोड़े थोड़े दूर पर पाई जाती है, और हर एक न्यूक्लियोसोम बीड्स बनता है 200 बेस पेयर डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। जब क्रोमैटिन अवस्था में रहता है तो न्यूक्लियोसोम दूर दूर रहता है, और जब कोशिका विभाजन के समय में क्रोमैटिन छोटा मोटा और संघनित हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम बीड्स जो हैं एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो क्रोमैटिन छोटा मोटा और संघनित होकर के क्रोमैटिड बनाता है और उसके न्यूक्लियोसोम बीड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इसलिए क्रोमैटिन छोटा और मोटा होकर के क्रोमैटिड बना देता है। और जैसे और क्रोमोसोम बनता है तो ये क्रोमैटिड और छोटा मोटा और संघनित हो जाता है, उसके न्यूक्लियोसोम बीड और एक दूसरे के पास आ जाते हैं और 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ करके क्रोमोसोम बनाता है। तो हम लोग पेलिकल देखे, मैट्रिक्स देखे और क्रोमैटिन से कैसे क्रोमैटिड बना और क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़कर जिस रचना का निर्माण करते हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम पर दानेदार कण के समान रचना पाई जाती है जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स के ऊपर जीन पाया जाता है और जीन आनुवंशिकता की इकाई है। अब सेंट्रोमियर को दिखाना है तो सभी
क्रोमोसोम पर संकुचित स्थान पाए जाते हैं। किसी क्रोमोसोम पर एक ही संकुचित स्थान होता है तो किसी किसी क्रोमोसोम पर 2 संकुचित स्थान होता है। जिस क्रोमोसोम में किंतु प्राथमिक संकुचन स्थान सभी क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में जो पहला संकुचित स्थान है उसे प्राथमिक संकुचन स्थान कहते हैं और इसी संकुचित स्थान में सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिससे क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और यह है दूसरा संकुचित स्थान या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन। ये सभी क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं, किंतु जिस क्रोमोसोम में पाए जाते हैं वहाँ पर उस संकुचित स्थान के पास क्रोमोसोम का शीर्ष भाग फूल करके गोल जैसी रचना में बदल जाता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। तो जिस क्रोमोसोम में द्वितीय संकुचन स्थान या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन पाया जाता है उस क्रोमोसोम में सैटेलाइट भी पाया जाता है, इसलिए उस क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। और ये शीर्ष भाग क्रोमोसोम का, जिसे टेलोमियर भी कहते हैं, और ये फूला हुआ भाग टेलोमियर से ही बना शीर्ष भाग है क्रोमोसोम का, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट जो है क्रोमोसोम का, ये केंद्रक में उपस्थित छोटा केंद्रक या लिटिल न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ रहता है और प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण करता है। तो सैटेलाइट को हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। अब इसके साथ है दूसरा सवाल, प्राणियों में प्रजनन का उद्देश्य क्या है? और उसके साथ और एक सवाल है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मांसपेशी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाओ या एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य की व्याख्या करो। तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में, जंतुओं में प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तो जंतु में प्रजनन का उद्देश्य निम्न है। पहला, भोजन की तलाश में जंतु प्रजनन करते हैं। क्योंकि जंतु परपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात जंतु को भोजन की तलाश में प्रजनन करना पड़ता है। दूसरा, जंतु में प्रजनन का उद्देश्य है आश्रय की तलाश या सर्च फॉर शेल्टर। आश्रय मतलब रहने का सुरक्षित जगह। तो हर जंतु को अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए, जहाँ पर वो अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से बचा सकें, अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षित रख सकें, वन्य जीवों से अपनी रक्षा कर सकें। जंतुओं में प्रजनन का तीसरा उद्देश्य है आत्मसुरक्षा या सेल्फ प्रोटेक्शन। जंतु आत्मसुरक्षा के लिए भी प्रजनन करते हैं। अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से बचाए रखने के लिए, अपनी आत्मसुरक्षा करने के लिए वो प्रजनन करते हैं और प्रतिकूल वातावरण होने से वो अनुकूल वातावरण की तलाश करते हैं और प्रजनन करते हैं। चौथा उद्देश्य है जंतु में प्रजनन का, प्रजनन करने के लिए फॉर रिप्रोडक्शन। जंतु प्रजनन करने के लिए भी प्रजनन करता है, क्योंकि प्रजनन के लिए सही जोड़े की तलाश सभी जंतुओं को रहती है और उचित स्थान की तलाश है, इसलिए जंतु प्रजनन करने के लिए भी प्रजनन करते हैं। इसी के साथ दूसरा सवाल है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मांसपेशी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य की व्याख्या करो। तो पहले हम लोग समझ लें फ्लेक्सर या एक्सटेंसर मसल किसे कहते हैं। फ्लेक्सर मसल या फ्लेक्सर मांसपेशी, ऐसे फ्लेक्सॉन भी कहते हैं। फ्लेक्सर मांसपेशी जब संकुचित होती है तो उस समय अंगों में झुकाव उत्पन्न होता है, और जब अंगों में झुकाव उत्पन्न होता है तो दो हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगती है। जैसे हाथ की बाइसेप्स मसल जो है वो फ्लेक्सर मांसपेशी का उदाहरण है। उसी तरह से एक्सटेंसर मसल या एक्सटेंसर मांसपेशी या इसे एक्सटेंशन भी कहते हैं, जब एक्सटेंसर मांसपेशी संकुचित होती है तो फ्लेक्सर मांसपेशी के विपरीत ये पेशी अंगों में फैलाव उत्पन्न करते हैं, और जिससे दो हड्डियां एक दूसरे से दूर जाने लगती है। फ्लेक्सर मांसपेशी में दो हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगी थी। एक्सटेंसर मांसपेशी के संकुचन से अंगों में फैलाव उत्पन्न होता है, दो हड्डियां एक दूसरे से दूर जाने लगती है, जैसे हाथ की ट्राइसेप्स मसल और पैर की क्वाड्रिसेप्स मसल। अब हमें एक उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को समझाना है
कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मांसपेशी एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। जैसे मनुष्य प्रचलन करता है अपने दो पैरों की सहायता से, और मनुष्य में प्रचलन को हम लोग द्विपदीय प्रचलन या बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। तो जब मनुष्य प्रचलन करता है तो उस समय में सबसे पहले जब वो प्रचलन शुरू करता है तो बायां पैर का एड़ी उठ जाता है, एंकल, और जिसके कारण शरीर का संपूर्ण भार बाएं पैर के पंजे या टोस पर चला जाता है, जिससे फ्लेक्सर मांसपेशी संकुचित होती है और घुटने में मोड़ उत्पन्न होता है और बायां पैर ऊपर उठ जाता है। दो हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगती है फ्लेक्सर मांसपेशी के संकुचन से। उस समय शरीर का पूरा भार दाहिने पंजे पर चला जाता है और जिसके कारण शरीर को संतुलित रखने के लिए कमर की मांसपेशियों में संकुचन होता है, और कमर की मांसपेशी जब संकुचित होती है तो पैर की एक्सटेंसर मांसपेशी या क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में संकुचन होता है, और जिसके कारण अंगों में फैलाव उत्पन्न होता है और दो हड्डियां एक दूसरे से दूर जाने लगती है। अर्थात बाएं पैर जो उठ गया था मोड़ के कारण, फ्लेक्सर मांसपेशी के संकुचन के कारण, अब एक्सटेंसर मांसपेशी में संकुचन होने से अंगों में फैलाव उत्पन्न होता है और बायां पैर जो मुड़ा हुआ था, उठा हुआ था, आगे की तरफ बढ़ता है और ज़मीन को पकड़ लेता है। उसके बाद दायां पैर का एड़ी ऊपर उठता है और शरीर का संपूर्ण भार दाएं पैर पर चला जाता है, और इस तरह से दाएं पैर में भी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मांसपेशी का संकुचन होता है और दायां पैर आगे बढ़ता है, और यही क्रिया दोनों पैरों में एक साथ चलती है और मनुष्य बारी बारी से दाएं और बाएं पैरों में से प्रचलन करता है। अब एक्टिविटी 2 लाइफ साइंस में क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका चक्र की एस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं, इसे समझाएं, और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो कोशिका चक्र की एस दशा को हम लोग संश्लेषण की अवस्था या सिंथेसिस की अवस्था कहते हैं। कोशिका चक्र की 2 अवस्था होती है। पहला है विश्रामावस्था या इंटरफेज अवस्था। इस अवस्था में कोशिका में विभाजन नहीं होता है, किंतु कोशिका परिपक्व होती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। विश्रामावस्था या इंटरफेज अवस्था कोशिका में बहुत लंबी चलती है। इस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा द्विगुणित होती है, आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, सारे कोशिकांग द्विगुणित हो जाते हैं, कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है, केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। कोशिका में सभी जैविक क्रिया होती है सिवाय विभाजन के। इंटरफेज अवस्था बहुत लंबी चलती है और इस अवस्था में कोशिका में केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, केंद्रक के चारों भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु केंद्रक में पतले धागे के समान रचना क्रोमेटिन दिखाई देती है। क्रोमोसोम का निर्माण इंटरफेज अवस्था में नहीं होता है। इंटरफेज अवस्था चूंकि लंबी चलती है, इसलिए इंटरफेज अवस्था को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था है जीवन अवस्था। इस अवस्था में आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिकांग की मात्रा द्विगुणित होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है इंटरफेज की एस अवस्था या सिंथेटिक अवस्था। इस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा द्विगुणित हो जाती है, अर्थात डीएनए अगर कोशिका में पहले 2n था तो अब कोशिका में उसकी मात्रा द्विगुणित हो गई, 4n हो जाती है। इसके बाद इंटरफेज की तीसरी अवस्था है G2 अवस्था। इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और एस दशा में डीएनए की मात्रा द्विगुणित हो जाती है, इसलिए इसे संश्लेषण की अवस्था या सिंथेटिक अवस्था भी कहते हैं। और कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था आती है इंटरफेज पूरा होने के बाद, G2 अवस्था पूरा होने के बाद अब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था है माइटोसिस
या कोशिका विभाजन की अवस्था। माइटोसिस अवस्था दो अवस्थाओं में पूरी होती है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक के विभाजन की अवस्था कोशिका में 4 अवस्थाओं में पूरी होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज के बाद कोशिका का केंद्रक 2 केंद्रक में बढ़ जाता है, और जब 2 केंद्रक बन जाता है एक कोशिका में, उसके बाद कोशिका विभाजन या माइटोसिस की दूसरी अवस्था कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, पूरा होता है। और इस तरह से एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बन जाती है। और माइटोसिस में 2 पुत्री कोशिका जो बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो डीएनए का पहला अंतर, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है, इसलिए डीएनए को हम लोग दोहरी कुंडलित रचना या डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आरएनए का निर्माण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है, इसलिए आरएनए को एकहरी कुंडलित रचना भी कहते हैं। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है राइबोज शर्करा। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन भस्म पाए जाते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में डीएनए के समान नाइट्रोजन भस्म पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन नाइट्रोजन भस्म जो डीएनए में पाए जाते हैं वो आरएनए में भी है, किंतु आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन भस्म की जगह यूरेसिल नाइट्रोजन भस्म पाया जाता है। और 1-2 अंतर डिस्कस कर देती हूँ। डीएनए से डीएनए बनता है और आरएनए का भी निर्माण होता है, लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बनता। इसके बाद डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना रहती है। वो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए से मैसेंजर आरएनए में आती है। और आरएनए का कार्य क्या है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? और ट्रॉपिक और नास्टिक गति में अंतर। एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। आपातकालीन स्थिति जैसे डर, भय और भागने की स्थिति में स्रावित होता है, और उस स्थिति में स्रावित होकर शरीर को उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार करता है और शरीर को नियंत्रित भी करता है, शरीर को सामान्य अवस्था में भी लाता है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसे 3FS हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में आपातकालीन स्थिति जैसे डर, भय और भागने, फियर, फ्राइट और फ्लाइट, ये तीनों स्थिति में 3FS कंडीशन में शरीर से निकलता है। यह हमेशा शरीर से स्रावित नहीं होता। यह आपातकालीन स्थिति यानी डर, भय, भागने या फियर, फ्राइट, फ्लाइट की स्थिति में निकलता है, 3F कंडीशन में निकलता है, इसलिए 3FS हार्मोन भी कहते हैं। और ये शरीर को डर, भय और भागने की स्थिति में या आपातकालीन स्थिति में शरीर को जूझने के लिए तैयार करता है आपातकालीन स्थिति से, और शरीर को सामान्य स्थिति में भी लाता है।
और यह एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? यह किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति की ग्रंथि पाई जाती है जिसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एड्रेनल ग्रंथि के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग में पीयूष ग्रंथि से एसीटीएच हार्मोन आता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित करता है स्टेरॉयड हार्मोन के स्राव के लिए, जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का उदाहरण है कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का उदाहरण है एल्डोस्टेरॉन। और एड्रेनल ग्रंथि के भीतर वाले भाग जिसे मेडुला कहते हैं, एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और यह शरीर में सब समय स्रावित नहीं होता। यह शरीर से आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है, जैसे डर, भय और भागने, फियर, फ्राइट और फ्लाइट की स्थिति में, और शरीर को उस आकस्मिक स्थिति या आपातकालीन स्थिति से जूझने के लिए तैयार करता है और शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और उस समय में क्या होता है, जब डर, भय और पीड़ा की स्थिति होती है, भागने की स्थिति होती है, तो आँखों की पुतलियाँ फैल जाती है, श्वसन की दर तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना का स्राव बढ़ जाता है, आंसू का स्राव बढ़ जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है आपातकाल की स्थिति में, और यह हार्मोन उस आपातकालीन स्थिति में जूझने के लिए शरीर को तैयार करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ट्रॉपिक गति और नास्टिक गति में क्या अंतर है? तो ट्रॉपिक गति और नास्टिक गति दोनों ही प्रेरित वक्रण गति है, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, और दोनों ही गति उच्च वर्ग के पौधे में होती है। तो अंतर कहाँ है? जब पौधे के अंगों में गति उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है तो उसे ट्रॉपिक गति कहते हैं। अगर अंगों में गति उद्दीपन के दिशा की तरफ होती है तो उसे धनात्मक ट्रॉपिक गति कहेंगे। अगर अंगों में गति उद्दीपन के विपरीत दिशा में होती है तो उसे ऋणात्मक ट्रॉपिक गति कहते हैं। अगर अंगों में गति उद्दीपन के लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होती है तो उसे डायाट्रॉपिक गति कहते हैं। अब हम लोग देख लें नास्टिक गति किसे कहते हैं। तो जब पौधे के अंगों में गति उद्दीपन की दिशा पर नहीं बल्कि उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है तो उस गति को नास्टिक गति कहते हैं। दूसरा अंतर है, ट्रॉपिक गति के कारण पौधे के अंगों में वृद्धि होती है, नास्टिक गति के कारण पौधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद ट्रॉपिक गति उद्दीपन के आधार पर बाह्य उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर उद्दीपन प्रकाश है, लाइट, जल है, वाटर, और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ट्रॉपिक गति 3 प्रकार की है मुख्य रूप से, फोटोट्रॉपिक या प्रकाशानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिक या जलानुवर्तन, जियोट्रॉपिक या गुरुत्वानुवर्तन गति। फोटोट्रॉपिक में प्रकाश उद्दीपन है, जलानुवर्तन में जल उद्दीपन है, बाह्य उद्दीपन, और गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिक गति में गुरुत्वाकर्षण बल है उद्दीपन। और फोटोनास्टिक और नास्टिक गति जो पौधे में 5 प्रकार की होती है। बाह्य उद्दीपन के तीव्रता के आधार पर नास्टिक गति 5 प्रकार की हो रही है। बाह्य उद्दीपन, प्रकाश, उष्मा, प्रकाश उद्दीपन के कारण नास्टिक गति होती है, उसे फोटोनास्टिक कहते हैं। अगर उष्मा उद्दीपन की तीव्रता के कारण पौधे के अंगों में गति होती है तो उसे थर्मोनास्टिक गति कहते हैं। अगर रसायन उद्दीपन के कारण पौधे के अंगों में गति होती है तो उसे कीमोनास्टिक गति कहते हैं। अगर स्पर्श उद्दीपन के कारण पौधे के अंगों में गति होती है, जैसे चुई के पत्ते को छूने से बंद हो जाना, सिकुड़ जाना, सिस्मोनास्टिक गति कहते हैं। और निक्टेनास्टिक गति, यहाँ पर प्रकाश और उष्मा उद्दीपन दोनों की तीव्रता के रहने से फूल खिलते हैं, जैसे क्रॉकस में, ट्यूलिप में। ट्रॉपिक गति का उदाहरण तना का सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ना। तना का सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ना अर्थात तना में कौन सी ट्रॉपिक गति होती है? धनात्मक या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक गति, ऋणात्मक जियोट्रॉपिक गति और ऋणात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति। उसी तरह से जड़ जो है सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है, अर्थात जड़ में निगेटिव फोटोट्रॉपिक गति
पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक गति और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक गति होती है। नास्टिक गति का उदाहरण जैसे कमल और सूर्यमुखी का फूल सूर्योदय में खिलता है और सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। और इस तरह से मैंने एक्टिविटी 2 का नोट्स फॉर्म में और समझा करके हिंट्स देने की कोशिश की। इसे आप लोग समझ करके अपनी एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।